सो फ्रेंड्स, आफ्टर टुडेज सेशन हमारा पूरा पॉलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स आफ्टर दिस, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना डाउट जो है क्लियर आउट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ लेट अस स्टार्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी थिंकिंग, सर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम पहले ही कैबिनेट मिशन जो है वो कल क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड करा था कि कोई भी एक ऐसी कंट्री जो कि सोवरेन हो, उसमें क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होती है उनकी एक बॉडी बनाई जाती है, जिसका काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इज अ सोवरेन बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स which was formed on the recommendations of the cabinet mission which visited India in 1946 to draft a constitution for the country. Now you must be thinking, sir elected representatives exactly मतलब क्या हम citizens ने इन्हें elect करा है? No friends, we citizens haven't elected constituent assembly. हम citizens जो है, हम क्या करते हैं, हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो है उसको इलेक्ट करते हैं। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो पीपल है वो किसको इलेक्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आंसर क्या रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे इलेक्ट हुई है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है। आफ्टर दैट यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना है, ऐसा थॉट हमारे माइंड में फर्स्ट कब आया था? सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, देयर आर वेरी मच कंफ्यूजन अबाउट दिस। अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो आप देखोगे कुछ बुक्स में बोला जाता है कि 1895 में इनडायरेक्ट डिमांड जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की आ गई थी, जो कि दी गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। एंड आफ्टर दैट 1922 में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग होगा, ना कि ब्रिटिशर्स का दिया हुआ कोई गिफ्ट होगा। सो उसको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में माना जाता है। बट जो एक प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी गई थी, वो करी गई थी 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय के द्वारा, जो कि क्या थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके एक पाइनियर मेंबर थे। एंड एम एन रॉय के बारे में आप इकोनॉमी में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एम एन रॉय जो है वो एक प्रॉपर इकोनॉमिस्ट भी थे, जिनका मतलब एक प्रॉपर बिजनेसमैन थे, जिनका इकोनॉमी में भी काफी रोल प्ले रहा है। अब इसके बाद यही डिमांड जो है 1935 में ऑफिशियल डिमांड बन गई किसकी, कांग्रेस की। मतलब कंट्री लेवल पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब से स्टार्ट करी, 1935 से स्टार्ट करी, जिसको ब्रिटिशर्स ने 1939 के बाद, जब 1940 में अगस्त ऑफर दिया उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसमें इन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ डेफिनेटली इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करती क्या क्या है? सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है, इसके अलावा भी इसके और भी फंक्शंस है। सो इफ इन मेंस अगर 5 नंबर क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो सिर्फ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं बताना है। फॉर एग्जांपल 1947 से 1952 तक हम जानते हैं हमारे यहाँ कोई पार्लियामेंट नहीं थी, तो लॉ क्या कहते हैं इनेक्ट करने का और डिसीजन लेने का पावर भी किसके पास था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ही था। सो इस टाइम पीरियड के लिए इसने लॉज भी बनाए और डिसीजन भी लिए। अदर देन दैट, आई गेस फ्रेंड्स आप सबको पता होगा हमारा एक नेशनल फ्लैग है, जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है, और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। सो ये सब चीजें जो है, इन सबको भी अडॉप्ट किसने करा है, तो फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं करा है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की डेट 24 जनवरी 1950 है, और जो ऊपर आप बता रहे हैं इसकी डेट जो है नेशनल फ्लैग की, ये 22 जुलाई 1947 है। तो सर डिफरेंट क्यों? सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ, 15 अगस्त 1947। सो डेफिनेटली हमने उस दिन क्या करा था, झंडा वर्धन, फ्लैग सेरेमनी करी थी। अब डेफिनेटली उसके तो पहले ही आपको फ्लैग अडॉप्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब फ्लैग होगा तभी तो आप फ्लैग सेरेमनी करोगे। इसलिए हमने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट करा, 22 जुलाई 1947। एंड इफ वी टॉक अबाउट नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लास्ट सिटिंग है वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। और क्योंकि लास्ट सिटिंग इस दिन हुई थी, सो इसी दिन हमने क्या करा, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है उसको भी अडॉप्ट करा। अदर देन दैट, अब जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो प्रॉपर इलेक्शन से भी बाद में प्रेसिडेंट बनाए गए थे। बट लेट मी टेल यू स्ट्रेट की स्टार्टिंग में हमारे पार्लियामेंट जो है वो थी ही नहीं भाई। हमारी पार्लियामेंट तो फ्रेंड्स 1952 में आई, लोकसभा राज्यसभा। बट जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी है, उनको अगर आप इवन लूसेंट में भी फाइंड आउट करेंगे, सो यू विल सी कि वो 24 जनवरी 1950 को ही क्या बन गए थे, इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए थे। तो जब पार्लियामेंट ही नहीं थी, सो हाउ डिड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आई गेस यू ऑल हैव स्टडीड लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। सो ही वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द इलेक्शन, थ्रू द इलेक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ये भी उनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रहा है। अदर देन दैट, अब फ्रेंड्स हमें मेंबरशिप दी गई थी कॉमनवेल्थ कंट्रीज की, उसको हमने एक्सेप्ट और अप्रूव करा कब? मई 1949 में। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर कॉमनवेल्थ क्या होता है? सो फ्रेंड्स जिन भी कंट्रीज पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, वो सारी कंट्रीज एक टाइम पे ब्रिटिश टेरिटरीज थी, जिसके कारण उन सब में आपस में इंटरकनेक्शन काफी ज्यादा था। सो उस इंटरकनेक्शन को हमने इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या रखा, कंटिन्यू रखा। किस नाम से? कॉमनवेल्थ कंट्रीज के नाम से। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर पर क्या इसका मतलब इंग्लैंड अभी भी हमारे डिसीजंस लेता है? डेफिनेटली नॉट। वी आर अ कंप्लीटली सोवरेन बॉडी, हम अपने डिसीजंस सेल्फ लेते हैं। बस हम इस कॉमनवेल्थ कंट्री का जो पार्ट है, ये सिंबॉलिकल बात है, इसका कोई क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग। अब फ्रेंड्स आई गेस यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड टिल नाउ कि जैसा कि हमने पढ़ा था 1946 जो है, इस ईयर में कैबिनेट मिशन जो है आया था, एंड कैबिनेट मिशन में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी गई थी, और उससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दोनों क्या कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने पास करा था। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या हुई थी, पहली सीटिंग हुई थी। अब ये जो हमारी पहली सीटिंग है फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल न्यू दिल्ली में हुई थी। मतलब दिल्ली में ये हमारी पहली सीटिंग हुई थी। एंड आई गेस यू ऑल नो कि हमारी पार्लियामेंट भी फ्रेंड्स कहाँ है, दिल्ली में है। ये फर्स्ट सीटिंग फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको सिर्फ कितने लोगों ने अटेंड करा था, 211 ने। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर 389 मेंबर्स में से इंडिया की इंडिपेंडेंस डिस्कस हो रही है, और इतने इंपॉर्टेंट डे पर सिर्फ 211 मेंबर्स थे। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आई गेस यू ऑल नो कि 389 में अगर हम बात करें तो 90 मेंबर्स जो हैं वो किसके थे? 90 मेंबर्स जो हैं ये पाकिस्तान को चले गए थे बाद में। सो इनमें से तो किसी ने अटेंड करा ही नहीं। अदर देन दैट, आई गेस यू ऑल नो कि प्रिंसली स्टेट्स जो है, इन 90 के जाने के बाद भी प्रिंसली स्टेट से कितने मेंबर थे? 73 मेंबर थे। ठीक है, आई गेस आपको वो डायग्राम याद होगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा था कि जाने के बाद 229 क्या थे, 229 मेंबर्स जो है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे, और 70 मेंबर्स जो है, 73 आई गेस 70 है, 70 मेंबर्स जो हैं वो किससे थे? प्रिंसली स्टेट से थे। ठीक है, तो ये 70 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट वाले और ये 90 पाकिस्तान वाले, नियर अबाउट 180 मेंबर्स ने तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बॉयकॉट कर दिया। और इसके अलावा मैंने आपको इलेक्शन की प्रोसीजर भी समझाया था कि जो 296 सीटें थी उसमें से 208 सीट्स किसने जीती थी? कांग्रेस ने जीती थी। तो मेन तौर पे जो फर्स्ट सीटिंग है वो किसने इलेक्ट करी थी? लास्ट लेक्चर, प्लीज फ्रेंड्स अगर आपको ये फिगर्स क्लियर नहीं है तो लास्ट वाला सेशन एक बार रिवाइंड करके देखिए, तभी आपको ये फिगर्स क्लियर होंगे। तो 389 मेंबर्स में से 90 पाकिस्तान से थे, और अगर हम बात करें पाकिस्तान वालों को हटा के 70 प्रिंसली स्टेट से थे। सो इस टोटल 160 लोग पीपल ने अटेंड ही नहीं करा ये कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के फर्स्ट सेशन को, फर्स्ट मीटिंग को, सॉरी। और इसमें अगर मैं बात करूं 299 में से, तो बाद में कितने बचे? 229 और 70, इससे ये फिगर आ गया 70। और आपको मैंने इलेक्शन प्रोसीजर भी समझाया था, जिसमें मैंने बताया था 296 में से 208 सीट किसकी है?
कांग्रेस की है। सो मेन तौर पे इस सेशन को किसने अटेंड करा था? कांग्रेस पीपल ने। इसीलिए इसमें कितने मेंबर थे? 211 मेंबर थे। बट इफ यू हैव रीड थिंग्स इन डिटेल, सो यू मस्ट बी नोइंग कि जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लोग शामिल होते चले गए। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जैसे जैसे सिटिंग्स आगे बढ़ी, सो प्रिंसली स्टेट्स को भी रियलाइज हुआ कि ये कुछ एक बहुत रेवोल्यूशनरी इंडिया में हो रहा है। सो दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग एंड बाय द अर्ली 1947 मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, जो 9 दिसंबर था उसी दिन क्या करा गया, जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे दैट इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें पहला टेम्पररी चेयरमैन बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर ऐसा क्यों? सो फ्रेंड्स ट्राई टू रिमेंबर, वी ऑल हैव स्टडीड प्रोटेम स्पीकर। सो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? उसमें यही होता है कि जो फर्स्ट डे होता है उसमें जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसे लोकसभा का क्या करते हैं? चेयरमैन बना देते हैं, लोकसभा का सॉरी स्पीकर बना देते हैं। इन द सेम वे सीनियर मोस्ट मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या करा गया? टेम्पररी चेयरमैन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाया गया। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर टेम्पररी बनाया तो फिर परमानेंट कौन बना? सो फ्रेंड्स पहले परमानेंट चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस, इंडिया के जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे बने, इंडिया के पहले जो प्रेसिडेंट बने हैं वही इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट। ओके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड इनके बारे में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब 24 जनवरी 1950 की बात हो रही थी तो उसमें जब इलेक्शन हो रहा था तो केटी शाह और राजेंद्र प्रसाद के बीच में कंपटीशन था। तो उस दिन लोगों ने कहा कि जिन्होंने आज तक हमारा साथ दिया है, जिन्होंने आज तक हमारा मार्गदर्शन करा है, हमें वे आउट वे दिखाई है, उन्हीं को हम अपना अगला प्रेसिडेंट जो है सिलेक्ट करते हैं। अदर देन दैट, बट फ्रेंड्स आई हैव अ कंफ्यूजन, क्या ये मैंने गलत लिख दिया? प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग लेजिस्लेशन वर्क। हाँ फ्रेंड्स, लगता है आई गेस मैंने गलत लिख दिया। नो नो फ्रेंड्स, आई हैव रिटन इट राइट। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आई गेस एज यू हैव स्टडीड दो फंक्शन थे मेन, एक था फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा इनेक्टिंग ऑफ लॉस। अब फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फ्रेंड्स आई गेस यू ऑल मस्ट नो टिल नाउ कि वो बुक जिसमें सारा इंडिया जो है उसके सारे लॉज और प्रोविजंस सॉर्टेड आउट तौर पे दिए हुए हैं। बट अदर देन दैट एज आई टोल्ड यू, लॉज जो है, जो पार्लियामेंट है उसका भी वर्क किसने करा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही करा। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी सिटिंग जब भी उसकी सिटिंग जो है, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये मेन चेयरमैन की सीट है, तो जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेशन के लिए बैठती थी तो उस समय उसको लीड कौन करते थे? गणेश वासुदेव मलवंकर, इधर भीड़ में से आकर। और जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बैठती थी तब उसको लीड कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो इस तरीके से दो मेन वर्क्स जो है वो फुलफिल किए जाते थे। मतलब फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लेजिस्लेशन जब का वर्क जब भी हो रहा है, एज अ पार्लियामेंट जब भी वर्क कर रही है, सो उस समय आप लोकसभा स्पीकर से कंपेयर करो। इंडिया के फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी कौन है फ्रेंड्स? गणेश वासुदेव मावलंकर ही है जो 1952 में बने हैं। सो वो क्या करते थे? लेजिस्लेशन के वक्त लीड करते थे। अदर देन दैट इसके वाइस प्रेसिडेंट्स हैं फ्रेंड्स। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके एक नहीं दो दो वाइस प्रेसिडेंट थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी एंड बीटी कृष्णमाचारी। ट्राई टू रीड दिस नेम वेरी केयरफुली, बीटी कृष्णमाचारी। इधर वर्ड्स क्या है फ्रेंड्स? बीटी है। अब व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस वर्ड्स बीटी, ये आज के सेशन में आपको आगे पता पड़ेगा। अब बी एन राव। अब फ्रेंड्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज मेनी टाइम्स कि बी एन राव और बी आर अंबेडकर दोनों में डिफरेंस क्या है। सो लेट मी टेल यू प्रिटी स्ट्रेट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्किटेक्ट हम सब किसको मानते हैं? डेफिनेटली फ्रेंड्स यू ऑल विल से कि बी आर अंबेडकर इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट लेट मी टेल यू कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट जो है वो बी आर अंबेडकर जी ने नहीं बनाया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल स्टेजेस में बना है।
जिसमें जो बीएन राव जी थे, बेनेगल नरसिम्हा राव जी जो थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला ड्राफ्ट बनाया था। व्हाट वाज डन, एक क्वेश्चनर जो है वो सारे असेंबली मेंबर्स को दिया गया था, और उस क्वेश्चनर के क्या कहते हैं असेंबली मेंबर्स ने आंसर्स दिए थे, और इन्हीं आंसर्स के अकॉर्डिंग एक कच्चा मसौदा, एक क्या कहते हैं रफ ड्राफ्ट जो है वो बीएन राव जी ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। और बीएन राव का जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर उसके ऊपर क्या करा गया था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जो क्या कहते हैं इसको एनालाइज करा जिसने। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इसको एनालाइज करा, उसका नाम क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटी, ओके। उसका नाम क्या था, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी की चेयरमैनशिप में थी वो। एंड आफ्टर दिस रियलाइज हुआ कि यार अल्लादी कृष्ण स्वामी जी अकेले इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो ड्राफ्ट है उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो इसलिए क्या बनाई गई, बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन कौन थे, बी आर अंबेडकर थे। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, जो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बुक्स में क्लैरिटी नहीं है। बीएन राव ने इंडिया का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था उसका पहला ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया था, कच्चा मसौदा, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए ये बताया था। फिर उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जिन्होंने इसको क्या कहते हैं स्टडी करके इसको एनालाइज करा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और फिर इसके बाद जब फील हुआ कि यहाँ पर भी डिटेल नहीं आ पा रही है, सो एक कमिटी बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके हेड थे बी आर अंबेडकर। एंड बीएन राव से भी पहले, ट्राई टू लिसन वेरी केयरफुली, बीएन राव से भी पहले क्या लाया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था, जो कि लाए थे कौन, जवाहरलाल नेहरू जी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्लियर करा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कैसा होना चाहिए। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में क्या बना फ्रेंड्स, प्रियम्बल बना। जब हमने प्रियम्बल को स्टडी करा था, तब हमने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अच्छे से बहुत डिटेल में क्लियर आउट करा है। एंड इस पैराग्राफ में, ये जो बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें वही सब बातें हैं जो आपने प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में दसियों बार पढ़ रखी है। ये प्रियम्बल 13, ये प्रियम्बल का इनिशियल जो प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये 13 दिसंबर 1946 को आया था, और 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। और जो पास हुआ था वो यूनानिमस हुआ था, मतलब किसी ने भी इसको डिनाई नहीं करा था, सबने इसको एक्सेप्ट करा था। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर इतना टाइम क्यों लग गया, सर जब यूनानिमस एक्सेप्ट हुआ है तो 20 दिन का पीरियड क्यों लग गया। सो फ्रेंड्स, द रीजन फॉर द 20 पीरियड वाज कि हम पहले मुस्लिम लीग को क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। वी वर वेटिंग कि मुस्लिम लीग भी हमें क्या करे, ज्वाइन करे। बट आफ्टर सम टाइम इट वाज मेड प्रीटी क्लियर कि मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं करेगी, उन्हें अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उन्हें खुद का अपना एक नेशन चाहिए। सो दैट इज द स्टोरी, जो मुझे लगता है, आई फील दैट कि मैंने आपके मैक्सिमम कंफ्यूजन जो होते हैं वो क्लियर कर दिए हैं। अब बीएन राव जी जो है लीगल एडवाइजर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि बीएन राव जी जो है उन्होंने 60 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टडी कर रखा था। एंड सम पीपल से उन्हें बी आर अंबेडकर से भी ज्यादा लीगैलिटीज का नॉलेज था। चलिए, लेट्स लीव दिस थिंग्स। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स किसे कहा जाता है, बी आर अंबेडकर। आई गेस यू ऑल मस्ट नो, बट लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स, इट इज रिटन बाय हैंड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टाइप नहीं करा गया है, हैंड से रिटन किया गया है। एंड द राइटर बिहाइंड दिस फैबुलस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, that is the writer of Indian Constitution. You all must know this. अब इसके बाद इसको अगर हम कंटिन्यू करें, so friends try to understand making of constitution or that also of a big country like India is a very difficult and very tough task. And let me ask you, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्हें किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का पहले कोई एक्सपीरियंस था? डेफिनेटली नॉट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसी कारण से एक चीज फील की गई कि क्योंकि उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो इसी के लिए क्या करा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कमिटीज बनाई गई। फॉर एग्जाम्पल, आई गेस आई हैव प्रीवियसली क्लियर्ड यू कि
कोई भी टीचर स्टार्टिंग से किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता है। वी बिकेम अ सब्जेक्ट टीचर, वी बिकेम अ सब टीचर, सॉरी, वी बिकेम अ टीचर ऑफ अ सब्जेक्ट आफ्टर ह्यूज प्रैक्टिस। काफी प्रैक्टिस के बाद हम क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट के टीचर जो हैं वो बन पाते हैं। सो इन द सेम वे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या करा गया, ढेर सारी कॉन्स्टिट्यूशन में कमिटीज बना दी गई। दीज कमिटीज, इनको बोला गया कि ये इनके दो वर्क रहेंगे, एक सब्सटैंटिव मैटर्स, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उन पर क्या करना, डिस्कशन करना। दूसरा जितने भी प्रोसीजरल टास्क है उन पर जो है डिस्कशन करना। ऑल इन ऑल यू कैन से कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको बनाने में जितने भी वर्क्स अंडरस्टैंड किए गए थे उनको कई सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कमिटीज, सो इसमें फ्रेंड्स 8 मेजर कमिटीज थी। अब नियर अबाउट तो 24-25 कमिटीज थी, बट उसमें से 8 मेजर कमिटीज थी जिनमें आपको you should remember every committee by heart. In 8 committees में, as I told you, drafting committee was the most important committee headed by B.R. Ambedkar, जो कि इसी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओरिजिनल ड्राफ्ट B.N. राव, फाइनल ड्राफ्ट ड्राफ्टिंग कमिटी। एंड इसको तो हम और डिटेल में क्लियर करेंगे आगे अभी आज के सेशन में। अब इसके बाद फ्रेंड्स, इफ आई आस्क यू हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, definitely you all will say Jawaharlal Nehru. Who was the interim prime minister of India, मतलब 1947 से 52 के पीरियड में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डेफिनेटली फ्रेंड्स यू ऑल विल से उस टाइम भी जवाहरलाल नेहरू ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया के मैक्सिमम प्रोविजंस जो है वो किसके अंडर में रहे, जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में रहे। सो दैट्स व्हाई जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज थी उनको लीड भी किसने करा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ही करा है। सो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, यूनियन पावर कमिटी और स्टेट कमिटी, इन तीनों के चेयरमैन जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। सो यू कैन रिमेंबर कि जिस भी कमिटी में यूनियन और स्टेट वर्ड आता है, मतलब आई गेस यू ऑल हैव स्टडीड पार्ट 5 और पार्ट 6 जिसमें हम यूनियन और स्टेट वर्ड्स पढ़ते हैं। सो जिन भी कमिटीज में यूनियन और स्टेट वर्ड आता है वो कमिटीज किसकी होंगी, जवाहरलाल नेहरू जी की होंगी। अदर देन दैट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मुझे बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट है इंडिया के। एंड इफ आई आस्क यू द permanent president of constituent assembly, so definitely it is also Dr. Rajendra Prasad. So tell me, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो स्टीयरिंग की तरह, स्टीयरिंग से चला कौन रहा था? डेफिनेटली फ्रेंड्स जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वही चला रहे थे। इसीलिए स्टीयरिंग कमिटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सर रूल्स ऑफ प्रोसीजर फ्रेंड्स ट्राई टू रिमेंबर, हमने आर्टिकल 118 पढ़ा है जिसमें हमने ये पढ़ा था कि पार्लियामेंट को प्रोसेस करने के रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होंगे। सो जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी है उसके भी हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी दोनों के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अदर देन दैट फ्रेंड्स, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टडी करते वक्त समझा था कि इंडिया को यूनाइट करने का, इंडिया में जो 552 प्रिंसली स्टेट्स है इन्हें एक सिंगल यूनाइटेड इंडिया में कन्वर्ट करने का जो क्या कहते हैं श्रेय है वो किसको जाएगा? डेफिनेटली फ्रेंड्स दिस क्रेडिट गोज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इंडिया को यूनाइट करा था। तो इसलिए एक और चीज हम कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कमिटीज है उनके चेयरमैन भले ही क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज जो थी कहीं ना कहीं उनके चेयरमैन कौन रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। जिसमें एक थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि अगर प्रोविंसेस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तो उसके क्या इंपैक्ट रहेंगे, उसके क्या फायदे और नुकसान रहेंगे। बट आफ्टर सम टाइम वी स्टार्टेड फीलिंग कि इंडिया में तो एक इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन रहे बेटर है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही इतनी डाइवर्सिटी है कि अगर अलग अलग स्टेट्स को अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर दी जाती है, सो इट कैन बी बिकम वेरी डिजास्टर्स फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया के वापस से 500 550 टुकड़े हो सकते हैं। सो इट वाज कैंसल्ड आउट आफ्टर सम टाइम। अदर देन दैट,
फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को डेप्थ में स्टडी करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज के राइट्स, और उसके अलावा जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में हम पढ़ते हैं, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज, और हमारी ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड आसाम के एक्सक्लूडेड एरियाज, मतलब कि मैं सीधे सीधे कहूँ शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। सो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज और शेड्यूल 5 और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट पीपल, इन सब के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारे प्रोविजंस जो है दिए गए हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके लिए भी क्या बनाई गई होगी, कमिटी बनाई होगी। सो फ्रेंड्स इसके लिए भी एक कमिटी बनाई गई, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इस कमिटी के हेड कौन थे, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2014 पीएससी में ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा चुका है। सो एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी और ट्राइबल के चेयरमैन कौन थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ढेर सारे आर्टिकल्स इन सब के ऊपर प्रोविजंस बनाते हैं, तो क्या एक ही चेयरमैन रखना या कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स इस कमिटी में रखना सही रहता? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए इसमें कितने मेंबर्स थे, ट्राई टू रीड वेरी केयरफुली, 54 मेंबर्स। यस 54 मेंबर्स की ये कमिटी थी, बनाई गई थी। सबसे बड़ी कमिटी भी आप इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कह सकते हो, ठीक है। अब ये जो कमिटी है इसको क्या करा गया फ्रेंड्स, कई सारी सब कमिटीज में बांटा गया। मतलब यू कैन से एक बड़ी कमिटी को क्या करा गया, कई सारी छोटी छोटी सब पार्ट्स में, सब कमिटीज में क्या करा गया, बांटा गया। जिसमें आई गेस यू कैन सी एक फंडामेंटल राइट्स की थी, एक माइनॉरिटी की थी, और एक एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज की थी अदर देन आसाम, और एक जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज की थी। सो सब कमिटीज बनाई गई और उनके भी हेड बनाए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कई सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स। फॉर एग्जांपल आचार्य कृपलानी जी और एच.सी. मुखर्जी। आई गेस यू ऑल हैव स्टडीड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। In the same way, आचार्य कृपलानी is also very important personality। आप इनके बारे में सर्च करिए, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एंड अदर टू A.B. ठक्कर एंड गोपीनाथ बरदोली। बट लेट मी टेल यू, इसके अलावा भी फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि वो कमिटीज कौन कौन सी थी। सो फ्रेंड्स एक कमिटी थी हाउस कमिटी, जिसके चेयरमैन थे पट्टावी सीतारामैया। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर बहुत ज्यादा कमिटीज अगर आप बताएंगे तो सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो डोंट वरी, मैं आपको शॉर्टकट भी दूंगा। भाई हाउस बनाने के लिए क्या लगती है, रजिस्ट्री। रजिस्ट्री का एक हिंदी में चालू वर्ड है पट्टा। तो हाउस कमेटी के चेयरमैन कौन हो गए, पट्टावी सीतारामैया जी, ठीक है। तो पट्टावी सीतारामैया जी क्या हो गए, हाउस कमेटी के चेयरमैन हो गए। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। अदर देन दैट, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं नेशनल फ्लैग के ऊपर। सो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, नेशनल फ्लैग के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, दैट इज एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। और इसके चेयरमैन, ट्राई टू रीड वेरी केयरफुली, इसके चेयरमैन जो है कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपका होमवर्क है कि आप, एक और कमेटी थी नेशनल फ्लैग के ऊपर, उसके चेयरमैन कौन थे। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग बोलेंगे तो राजेंद्र प्रसाद है, बट अगर सिर्फ नेशनल फ्लैग के ऊपर कमेटी बोलेंगे सो उसके चेयरमैन फ्रेंड्स कोई और है। सो आपका होमवर्क है, आपको ये ढूंढ के मुझे बताना है। अदर देन दैट एक कमेटी और थी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, अब मुझे बताइए फ्रेंड्स, इसका जो चेयरमैन का मैं नाम बता रहा हूं उससे आपके माइंड में कुछ आ रहा है क्या, के.एम. मुंशी। अब डेफिनेटली फ्रेंड्स मुंशी लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, इसीलिए बिजनेस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जो के.एम. मुंशी जी थे वो थे। एंड अदर देन दैट अगर इंपॉर्टेंट कमिटीज में मैं और बात करूं, कमीशन और लिंग्विस्टिक कमीशन, मतलब लिंग्विस्टिक कमीशन। सो अब फ्रेंड्स टेल मी, लैंग्वेज के ऊपर स्टार्टिंग में सबसे पहले कमीशन कौन सी बनाई गई थी, किसके चेयरमैनशिप में बनाई गई थी। डेफिनेटली यू ऑल विल से सर धर कमीशन। एंड इसके बाद जेबीबी कमीशन बनाई गई थी, आपने ही क्लियर आउट करा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट लास्ट अगर हम बात करें, एक और कमिटी है एडॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट।
तो एडॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट जो है इसके चेयरमैन थे। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, इसका मेरे पास शॉर्टकट नहीं है, एस वरादिचारी, क्वाइट अ डिफिकल्ट नेम फ्रेंड्स। हाँ जी, एस वरदाचारी, वरदाचारी। सो ये कुछ और कमिटीज हैं जो मैंने अभी नोट्स में मेंशन नहीं करी है, जो कि माइनर कमिटीज कही जा सकती है, बट सिंस क्वेश्चन आते हैं तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी कौन सी थी फ्रेंड्स? ड्राफ्टिंग कमिटी। इट वाज द प्राइम मोस्ट कमिटी, क्योंकि इसी ने क्या करा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। एंड द डेट ऑन विच दिस कमिटी वाज मेड वो भी आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, दैट इज 29 अगस्त 1947। अब ये कमिटी क्यों बनाई गई? डेफिनेटली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इस कमिटी के चेयरमैन जो है ड्राफ्टिंग कमिटी के बी आर अम्बेडकर थे, डेट यू नो प्रिटी वेल। बट लेट मी टेल यू, हर कमिटी में 10, 15, 20 मेंबर्स होते हैं। सो उसी तरह से इस कमिटी में अगर मैं बात करूं तो टोटल 7 मेंबर्स हैं, और ये 7 मेंबर्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, बिकॉज द थिंग इज एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। अब फर्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियरली आपको अंडरस्टूड है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अदर देन दैट अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फ्रेंड्स ये भी आपको अंडरस्टूड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बेनेगल नरसिम्हा राव है उनके द्वारा जो क्या कहते हैं जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसको एनालाइज इन्होंने किया था। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मुंशी जी को आप याद रख लो बिजनेस से, कि भाई एक बिजनेसमैन भी इस कमिटी में था। के एम मुंशी जी बिजनेसमैन थे कि नहीं थे, आई एम नॉट वेरी वेल नोन, बट याद रखने के लिए बोल रहा हूं। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि ओनली मुस्लिम मेंबर ऑफ दिस कमिटी, सो वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला क्या है, इकलौते मुस्लिम मेंबर है, उससे याद रह जाएगा। अय्यर से ही थोड़ा सिमिलर क्या हो जाता है, अयंगर। अय्यर से ही सिमिलर क्या हो जाता है, अयंगर। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, तो ऐसे ये भी याद हो जाएगा। इसके बाद लास्ट के 2 मेंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्यों आता है फ्रेंड्स? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस कमिटी में पहले कौन मेंबर थे? बियाल मित्तर मेंबर थे, पर बियाल मित्तर जी ने क्या करा, अननोन रीजन से रिजाइन कर दिया। सो उनकी जगह कौन आ गए? माधव राव जी आ गए। उसके बाद भैया को दूसरे कौन थे? एक है मित्र और एक है पंखा जी। ठीक है फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक है मित्र एक है पंखा। पंखा और मित्र दोनों छोड़ के चले गए। ठीक है, तो जो खेतान जी है उनकी क्या हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई। अब उनकी जब एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो उनकी जगह भी क्या हो गए, दूसरे व्यक्ति आ गए। कौन आ गए? टीटी कृष्णमाचारी। सर ये भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे ना? नहीं फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। मैंने तब आपको एक्सप्लेन करा था कि वाइस चेयरमैन के नाम में क्या आ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के नाम में बीटी आ रहा है, इनके नाम में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, टीटी आ रहा है। सो दैट इज वीटी, इट इज टीटी। तो दोनों क्या है, डिफरेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। और माधव राव जी तो सिंधिया जी के नाम पे याद हो ही जाएंगे। तो इस तरह से ये 7 मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया जैसी वास्ट और डाइवर्सिफाइड कंट्री का बन रहा है, सो उसको आप कोई बहुत इजी वे में नहीं बना सकते। सो इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो कब लाया गया? 21 फरवरी 1948 को लाया गया। एंड इसको फर्स्ट ड्राफ्ट को जो 21 फरवरी 1948 को लाया, उसके बाद 8 मंथ्स का इसके ऊपर क्या हुआ, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ। और उस डिस्कशन में इस पे क्या किए गए, कई सारे अमेंडमेंट्स जो है सजेस्ट किए गए। ठीक है, और इसके बाद जो है सेकेंड ड्राफ्ट आया कब, अक्टूबर 1948 में। मतलब अगर हम बात करें सो अक्टूबर 1948 में जब ये ड्राफ्ट आया, सो इसके बाद क्या हुआ, जो क्या कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर रीडिंग्स चालू हुई। अब फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कितनी रीडिंग्स हुई है? 3 रीडिंग्स हुई है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट रीडिंग जो है वो कब से स्टार्ट हुई, 4 नवंबर 1948 से, और एंड कब हुई, 9 नवंबर 1948 को। इसके बाद फिर सेकेंड रीडिंग स्टार्ट हुई 15 नवंबर 1948 को, और एंड कब हुई, 17 अक्टूबर 1949 को। मतलब कि फ्रेंड्स ट्राई टू सी वेरी केयरफुली, नियर अबाउट इसमें क्या है, 1 ईयर लग गया है। सेकेंड रीडिंग करीब करीब कितने टाइम की है, पूरे पूरे करीब करीब 1 ईयर की है। तो
इतना टाइम पीरियड क्यों? सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इंडियंस को भी ये कॉन्स्टिट्यूशन ओपन कर दिया गया था और कहा गया था कि इसमें जो भी सुझाव आपको लगते हैं वो सुझाव जो है आप दीजिए। तो इंडियन से भी सारे सुझाव जो है मांगे गए और इंडियन से सुझाव मांगने के बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए। यस, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7653 अमेंडमेंट्स जो है सजेस्ट किए गए, जिसमें से 2473 अमेंडमेंट्स जो है प्रॉपर्ली डिस्कस हुए। ये सारे फिगर्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, सो 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछ लिए जाते हैं। सो यू ऑल मस्ट बी very clear about all these sessions, all these dates। अब इसके बाद थर्ड रीडिंग जो है कब चालू हुई, 24 नवंबर को चालू हुई और 26 नवंबर 2049 को खत्म हुई। एंड यही क्या था, यही पार्लियामेंट्री जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका लास्ट सेशन भी था, जो आप अगली स्लाइड में देखेंगे। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके बाद हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका बिल जो है पार्लियामेंट में बी.आर. अंबेडकर जी ने प्रपोज करा और इसको काफी बड़ी स्ट्रेंथ 284 मेंबर्स ने क्या करा, पास करा। मतलब 299 में से 284 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करा कि यस वी एग्री, it is our constitution of India, we do hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution of India। now you must be thinking sir 15 members कहां गए? so try to understand friends, ये वो लोग थे जिनका किसी ना किसी कारण इस कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा जो है विश्वास भरोसा नहीं था। they were somewhere against this constitution। कुछ बातें थी, फॉर एग्जाम्पल जोक बेसिस पे आप कह सकते हैं कि समवर सेइंग कि सर महात्मा गांधी का इस कॉन्स्टिट्यूशन में नेम होना चाहिए, अदर समवर सेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट से वी द पीपल ऑफ इंडिया ओनली, इट शुड से वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ गॉड। भगवान का भी नाम कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, बट अदर्स वर नॉट कन्विंस्ड कि भगवान को और इस महात्मा गांधी जी को इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना घसीटा जाए। सो उनको इस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनाया गया। सो सम पीपल गोट एंग्री एंड दे टेल वी डू नॉट बिलीव इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसको साइन नहीं करेंगे। सो 211 मेंबर्स ने फर्स्ट मीटिंग अटेंड करी थी और 284 लोगों ने लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करा था। सो इट इज अ ह्यूज अचीवमेंट, कितने ह्यूज नंबर्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबने एग्री करा। अब अगर हम इसको समराइज करें, सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। एंड आई गेस यू ऑल आर प्रीटी क्लियर अबाउट इट। एंड इसको बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने टोटल 11 सेशंस करे थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 11 मीटिंग्स नहीं है, 11 सेशन है। एक सेशन 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, कितने भी पीरियड का हो सकता है, जिसमें लास्ट सेशन 14 से 26 नवंबर 1949 का था। बट इस सेशन के भी खत्म होने के बाद आखिरी मीटिंग, ध्यान से सुनना, लास्ट मीटिंग कब की थी, 24 जनवरी 1950, जिसका हमने पढ़ा अभी नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट का इलेक्शन तक इवन इसी डेट को हुआ था। आफ्टर विच क्या करा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटरिम पार्लियामेंट की तरह बस क्या करने लग गई, वर्क करने लग गई और इसने असेंबली के तौर पे अपनी सिटिंग्स क्या कर दी, फिनिश आउट कर दी। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू 60 कंट्रीज को स्टडी करके बना है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम हमने ये पूरा ट्राई करा है कि द गुड थिंग्स, the good essence of every constitution, every possible good constitution of world जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। सो इसलिए हमको क्या लगा, इसमें बहुत टाइम लगा है, 2 years 11 months और 18 days का हमने टाइम पीरियड लिया है, जिसके बाद हमारा इंडिया का ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्म हुआ है। मेनी पीपल क्रिटिसाइज कि बहुत ज्यादा टाइम लग गया, बट आई विल से इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री है फ्रेंड्स कि हमने 2 year 11 month 18 days में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। सो इट इज ऑल्सो अ बिग थिंग, बिकॉज पाकिस्तान को तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 15 से भी ज्यादा इयर्स जो है लग गए। थैंक गॉड टू डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक बड़ा एक्सपेंडिचर किया गया
दैट इज 64 lakhs। 64 lakhs में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा बन के तैयार हुआ था। यू मस्ट बी थिंकिंग सर 64 lakhs तो एक बहुत ही छोटा वैल्यू है, सो उससे क्या फर्क पड़ता है? सो लेट मी टेल यू, इट इज अ वैल्यू इन 1950 बिकॉज उस टाइम इन्फ्लेशन अभी से बहुत कम था फ्रेंड्स। अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्रेंड्स कब बन गया था? 26 नवंबर 1949 को, और हमने उसी दिन साइन करा के अडॉप्ट भी कर लिया था। बट एज आई टोल्ड यू, उस दिन भले ही कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया बट इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपना रिपब्लिक डे बोलते हैं। एंड आई गेस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द रीजन कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि 26 जनवरी 1929 को याद कीजिए हमने क्या किया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि लाहौर सेशन में हमने पूर्ण स्वराज जो है मनाना शुरू कर दिया था, और हमने कहा था कि अपने देश को हम आज के दिन से आजाद मानते हैं, और अब हर दिन हम इसी को, हर साल इसी को हम अपना आजादी दिवस जो है बनाएंगे। सो दैट्स व्हाई जवाहरलाल नेहरू सेड कि हमें 2 मंथ्स का वेट करना चाहिए, और 26 जनवरी 1950 को ही हमें अपना रिपब्लिक डे मनाना चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में दो चीजें आती हैं, वन इज एडॉप्शन एंड सेकेंड इज इम्प्लीमेंटेशन। सो अडॉप्शन फ्रेंड्स भले 26 नवंबर 1949 को हो गया था, बट इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ। बट स्टिल सम पीपल सेड कि सर वी एग्री टू यू, बट इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वैसे ही काफी लेट हो गया है, एंड अगर हम सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट और कुछ ऐसे टेम्पररी प्रोविजंस जो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, उनको अगर हम अभी से इफेक्ट में नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। सो दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें 15 आर्टिकल्स जो है वो इसी डेट को इंप्लीमेंट हो गए थे, और बाकी के आर्टिकल्स और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हुआ है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर नाउ, and that's all for my Indian constitution.